दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं 20 मिनट में 20 खबरें। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। कार की ऐसी हालत हो गई है कि रूह कांप जाए। पुर्जा पुर्जा होकर कार इस कदर बिखर गई है कि पहचानना मुश्किल है कि ये कौन सी कार है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार के परखच्चे उड़े हैं, उस मिनी ट्रक की हालत भी खस्ता है जिसने इसे टक्कर मारी है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें भरतपुर के बयाना हिंडौन हाईवे से आई हैं। बताया जा रहा है कि समोगर गांव के पास तेज रफ्तार इस मिनी ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी इस कार को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में बैठे एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गंभीर रूप से जख्मी लोगों में से एक को भरतपुर रेफर किया गया है, जबकि बाकी का इलाज पास के अस्पताल में हो रहा है। कार में सवार लोगों के बारे में पता चला है कि वो आगरा के रहने वाले हैं और वो करौली के कैला देवी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन हिंडौन हाईवे पर उनकी कार को इस तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। छत का एक हिस्सा जमींदोज हो चुका है। मलबे का ढेर देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर इसके नीचे कोई आ जाता तो क्या होता। बीकानेर के नाल थाना इलाके में ये जो छत गिरी है वो उप स्वास्थ्य केंद्र की छत है और गनीमत यही है कि छत का ये हिस्सा रात के वक्त गिरा। अगर ये हिस्सा दिन में गिरा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि दिन के वक्त यहाँ भारी भीड़ होती है और आसपास से बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत खस्ता है और घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल की वजह से छत का ये हिस्सा गिरा है। मोदी जी, आपसे निवेदन है कि ये घटिया निर्माण सामग्री की वजह से ये गिर गई, इसलिए इनकी सही जांच की जाए। उप स्वास्थ्य केंद्र नालबड़ी में सब सेंटर है, जिसकी ये इमारत कई सालों से जर्जर हो रही थी और अब रात को 1:05 पे गिर चुकी सारी पट्टियां अंदर से। अब बिजली गुल हो गई। सैकड़ों लोगों का ये जमावड़ा ये बताने के लिए काफी है कि ये लोग किसी खास मकसद के लिए एक जगह जमा हुए हैं और किसी मुद्दे पर गहन विचार विमर्श चल रहा है। सैकड़ों लोगों की भीड़ की ये तस्वीर भरतपुर जिले के रायपुर गांव की है। यहाँ गांव वालों ने एक महापंचायत बुलाई थी, जिसमें ये फैसला हुआ कि अगर 17 जनवरी तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर 20 जनवरी को जयपुर आगरा हाईवे पर कॉलोनी के पास जाम लगा देंगे। दरअसल रायपुर गांव के लोग वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर नाराज हैं। इन लोगों की शिकायत है कि उनके रहने के प्रबंध किए बगैर और उन्हें जमीन का पट्टा दिए बगैर प्रशासन ने कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस कार्रवाई का विरोध करने पर पुलिस ने गाँव वालों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लोगों पर लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज के दौरान कई लोग जख्मी हुए। अब इन लोगों का कहना है कि प्रशासन ने अगर उनकी 3 मांगे, जिसमें पुलिस में दर्ज मुकदमे वापस लेने, दोषी अधिकारियों को निलंबित करने और वन भूमि पर रह रहे लोगों के पट्टे जारी करने की मांग शामिल है, नहीं मानी तो फिर वो जयपुर आगरा हाईवे जाम कर देंगे। किसान आंदोलन के खिलाफ महापंचायत, हाईवे को खाली कराने का अल्टीमेटम। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर से आंदोलन कर रहे किसानों को हटाने के लिए आर पार के मूड में आ गए हैं। बॉर्डर के पास राजस्थान और हरियाणा के करीब 35 गांव के लोग एकजुट होकर अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आंदोलनकारी हाईवे को खाली करें, नहीं तो जबरन हाईवे खाली करना पड़ेगा। हम धरना पे ना बैठे जी, तो हाईवे पे बैठे हैं। किस तरह हाईवे पे ना बैठे, हम किस मांग को लेके बैठे हैं आप? काम किए हमने तो मार्ग रोड खुलवाना हमने तो। प्रशासन क्या कर रहा है वहाँ? प्रशासन कह रहा है ठीक है, रुक जा, बातचीत कर रहा है, ठीक है, अगर हम तो आर पार की लड़ाई होगी। आंदोलनकारियों को हाईवे से हटाने को लेकर कोई नतीजा नहीं निकला तो ग्रामीणों ने फैसला लिया है। किसानों की राशन सामग्री रोकने का फैसला। आंदोलन स्थल तक आने जाने के रास्ते होंगे बंद। ग्रामीणों को चौपाल से जोड़ने का फैसला। धरना स्थल पर बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक।
ग्रामीणों का आरोप है कि आंदोलन की वजह से उनका रोजगार और काम धंधा चौपट हो गया है। साथ ही रूट डाइवर्ट होने से गांव में वाहनों को आवागमन बढ़ गया है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। पंप वाले परेशान है, ये खोखे वाले परेशान है, रोड जाम पड़ा है। तो थोड़ा सा एक बार जाके मानवता के नाते आप उनसे हमारी तरफ से एक बार रिक्वेस्ट करो जाके, भाई ये भाई लोग परेशानी, इनकी परेशानी को हम कैसे दूर करें, आंदोलन भी चलता रहे और इनकी परेशानी भी दूर हो जाए। राजस्थान के 11 लाख से अधिक बीएड और बीएसटीसी डिग्रीधारी युवाओं के 4 साल का इंतजार अब खत्म हो गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि रीट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8 फरवरी है और इस बार ये परीक्षा 25 अप्रैल को 2 पारियों में होगी। पहली पारी सुबह 10 बजे से 12:30 बजे और दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। रीट के परिणाम के बाद सरकार 31,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती करेगी। इससे पहले वर्ष 2017 में रीट का आयोजन हुआ था। इसके बाद से ही रीट के आयोजन का इंतजार किया जा रहा था। कोरोना संकट की वजह से राजस्थान में लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में भले ही नौकरियों पर लॉक लग गया हो, लेकिन बाद में नौकरियां अनलॉक हो गयीं। आपको बता दें कि पिछले साल मार्च से दिसंबर तक प्रदेश सरकार ने 25,386 युवाओं को अलग अलग भर्तियों में नियुक्ति प्रदान की है। इनमें एलडीसी भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती जैसी बड़ी भर्तियां भी शामिल हैं। इसके अलावा नई भर्तियां निकालने का भी सिलसिला चलता रहा। मार्च से दिसंबर तक सरकार ने अलग अलग विभागों में 6,657 पदों के लिए नई भर्तियां निकाली। कोरोना संक्रमण का धीरे धीरे असर कम होता जा रहा है। ऐसे में अब युवाओं को 31,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती शुरू होने और पटवारी भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। कोरोना संकट के दौरान सरकार ने नौकरियां देने और नई भर्तियां निकालने के साथ साथ कई भर्तियों की परीक्षाएं भी आयोजित की। इस दौरान लोग अलग अलग विभागों की 9,443 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन हुआ। पुलिस विभाग ने 5,438 पदों के लिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 1,235 पदों की जेईएन भर्ती, 70 पदों की कृषि अन्वेषक भर्ती और 700 पदों की लाइब्रेरियन भर्ती की परीक्षाओं का भी आयोजन किया। हालांकि इनमें से जेईएन का पेपर आउट होने से अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी जरूर फिर गया। इसके अलावा 2,000 पदों की चिकित्सा अधिकारी भर्ती की परीक्षा का भी आयोजन हुआ। शहरी जनता की समस्याएं जल्द दूर होगी, पेंडिंग कामकाज पूरे होंगे, कॉलोनियों के नियम की राह खुलेगी, क्योंकि गहलोत सरकार 7 साल बाद एक बार फिर प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत करने जा रही है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इसके लिए अफसरों की 3 कमेटियों का ऐलान कर दिया है। जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जा सके, इसके लिए इन कमेटियों को अभियान की रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य होगा, जहां सालों से लोग बसे हैं उसे वहां की जमीन पर बने भवनों का पट्टा देना और निकायों के रेवेन्यू को बढ़ाना। हम वो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और जनता को राहत देने के लिए जिस तरीके से प्रशासन शहर की ओर चला था 2012-2013 में, तो जो पॉइंट्स उसमें दिए गए थे उनको तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन उनके अलावा भी जो है नई नई जो समस्याएं आई हैं उन समस्याओं को हल करने का भी जो है अब वो प्रयास चालू किया है। उसमें टाइम लगेगा, 5-6 महीने लगेंगे उसकी तैयारी में। उसके बाद में फिर वो प्रशासन संघ की ओर चलेगा तो उसमें सबकी रेवेन्यू बढ़ेगी, जेडीए की रेवेन्यू नहीं, छोटी छोटी नगर पालिकाओं की भी रेवेन्यू बढ़ेगी। इस अभियान में शामिल किए जाने वाले विषयों को लेकर तैयारी की जा रही है। इसके लिए कमेटियों को कई बायलॉज और नियमों का अध्ययन कर उनमें आवश्यक संशोधन करने को कहा गया है। कमेटियों से 5 फरवरी 2021 तक रिपोर्ट मांगी गई है। इस तरह जल्द ही प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत होगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी और निकायों का खजाना भी भरेगा। तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, सियासी जंग में मचेगा घमासान। 2 सालों में सरकार की वादा खिलाफी, जिसमें किसान कर्जा माफी, बिजली का, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था, ये सारी चीजें सरकार के खिलाफ जाती हैं।
ये वो वजहें हैं जिनके दम पर बीजेपी 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया अपनी पार्टी की जीत को लेकर दावे करते नहीं थक रहे। मैं पक्का दावा करता हूं, दावा ही नहीं भरोसा है कि हम तीनों जगह जीतेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टी कार्यालय में बैठक हुई। निकाय और विधानसभा उपचुनाव तैयारी को लेकर बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, उपनेता राजेंद्र राठौर, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, सांसद सीपी जोशी समेत कई बड़े नेता शामिल रहे। हालांकि ये उपचुनाव पूनिया के नेतृत्व की अग्नि परीक्षा भी साबित होगी। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में आपको दिखाते हैं अब दूसरे प्रदेश की खबरें। आत्मविश्वास से लबरेज इन महिला पायलटों और इनके इस स्वागत सत्कार को देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि इन्होंने कुछ अजब कर दिखाया है। दरअसल एयर इंडिया की इन महिला पायलटों ने दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग नॉर्थ पोल पर उड़ान भरने का कीर्तिमान रचा है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से उड़ान भरने के बाद ये टीम नॉर्थ पोल से होते हुए बेंगलुरु पहुंची है और इस दौरान इन्होंने करीब 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। खास बात यह है कि एयर इंडिया खुद अपने ट्विटर हैंडल से समय समय पर इनकी लोकेशन की जानकारी दे रहा था। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया और लिखा, कॉकपिट में पेशेवर, टैलेंटेड और कॉन्फिडेंट महिला पायलटों ने एयर इंडिया के विमान से सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी है। वे नॉर्थ पोल से गुजरेंगी। हमारी नारी शक्ति ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। बता दें कि कैप्टन जोया अग्रवाल इस ऐतिहासिक उड़ान का नेतृत्व कर रही हैं। को पायलट के तौर पर जोया के साथ कैप्टन पापागरी तन्मयी, कैप्टन शिवानी और कैप्टन आकांक्षा सोनवरे उनके साथ मौजूद थीं। इस ऐतिहासिक मौके पर एयर इंडिया ने ट्वीट कर कहा है, वेलकम होम। हमें आप सभी पर गर्व है। हम A1176 के पैसेंजर्स को भी बधाई देते हैं जो इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बने। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के NH 9 पर दंगल का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से पहलवान आए, इनमें महिला पहलवान भी शामिल थीं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को 1 महीने से ज्यादा हो गया है। ऐसे में किसान आंदोलन में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर NH 9 पर एक दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से पहलवान आए, जिनमें महिला पहलवान भी शामिल थीं। इस दंगल को देखने के लिए हजारों की तादाद में किसान भी इकट्ठा हुए थे। वहीं जीतने वाले पहलवानों को जीत के बाद पुरस्कार भी दिए गए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के निधि संग्रह के लिए अलीगढ़ में राष्ट्रीय सेविका समिति की महिलाओं ने मुस्लिम बहुल इलाकों में अभियान चलाया। इस अभियान के तहत राष्ट्रीय सेविका समिति की ओर से लोगों को जागरूक कर इस महा अभियान से जोड़ने की कोशिश की गई। शहर के ऊपरकोट और किला का नगला इलाका में महिलाओं ने ये यात्रा निकाली। इस दौरान महिलाओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। निधि समर्पण अभियान मकर संक्रांति यानी 15 जनवरी से शुरू होगा। इससे पहले जन जागरूकता अभियान अलीगढ़ के गली गली और मोहल्लों में चलाया जा रहा है। हर जगह मुख्य चौराहों पर राम मंदिर धन संग्रह अभियान के पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। 15 जनवरी से 22 जनवरी तक निधि समर्पण अभियान चलाया जाएगा। निधि संग्रह का कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन मंदिर को भव्य बनाने के लिए हर घर और हर परिवार से संग्रह किया जाएगा। हाँ, सभी का समर्थन रहा है और हिंदू भाइयों ने सभी ने समर्थन किया हमारा। हरिद्वार में पुलिस ने शहर को भिखारी मुक्त करने के लिए अनोखा अभियान चलाया है।
अभियान के तहत कुंभ मेला पुलिस की एक टीम सादे कपड़ों में हर की पैड़ी में जाकर भिखारियों के रहने और भीख मांगने वाली जगहों की रेकी की गई और पैड़ी के आसपास भीख मांग रहे 103 भिखारियों को भिक्षुक गृह भेजा गया। भिक्षुक गृह भेजने से पहले भिखारियों का कोरोना टेस्ट कराने के साथ ही पुलिस ने भिखारियों का हुलिया बदलने के लिए इनकी हेयर कटिंग और शेविंग भी कराई। हम खुद नहीं सोचते कि मांगने वाला मजबूरी मांगे तो पिताजी वो हमारे गुजर गए थे तो कहा कहते हम भाई बंद हमसे छोटे थे इसलिए आए थे। हमें खुद नहीं मांगना, हमें अच्छा नहीं लगता था, हमें खुद बेइज्जती का लगता था। वहीं आईजी कुंभ संजय गुंजियाल ने अपने द्वारा चलाए गए इस अभियान के बारे में बताया कि इस बार के कुंभ मेला में पुलिस का उद्देश्य भिखारियों को पकड़कर सिर्फ भिक्षुक गृह में बंद करना नहीं है, बल्कि जो लोग भीख मांगना छोड़कर सम्मानजनक तरीके से जीना चाहते हैं उनकी मदद करना भी है। ऐसे बेगर्स जो कि काम करना चाहते हैं और रिमांड पीरियड पूरा होने के बाद अगर वो पुलिस के जो थाने चौकी बनते हैं वहाँ अस्थायी रूप से काम करना चाहते हैं तो उन्हें भी हम लोग जैसे रिमांड पीरियड पूरा हो जाएगा अपने वहाँ रखेंगे। नैनीताल में पंत पार्क में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नियमों का खुला उल्लंघन चल रहा है। हाईकोर्ट से समय तय होने के बाद भी सुबह से ही यहाँ फड़ बाजार सज रहा है। झील के किनारे बन रहे खाने से भी गंदगी झील में जा रही है। तो कोरोना काल में भी 121 दुकानदारों के बजाय 300 से ज्यादा लोग यहाँ पर बाजार सजा रहे हैं। हालात ये हैं कि दुकानें लगाने के लिए पर्यटकों के बैठने को लगाई गई बेंच ही बेंच दी गई हैं। 121 लोगों को कोर्ट ने आदेश दिया था लगाने के लिए, लेकिन 400 के करीब उसमें लग रहे हैं, जिसमें हमने माननीय नगर पालिका से अनुरोध किया कि इनको तत्काल रूप से इनको हटाया जाए और निश्चित समय पर लगाया जाए। अगर नहीं मानेगी पहले तो हम स्वयं में प्रयास करेंगे, नहीं तो फिर न्यायालय की शरण लेंगे। दरअसल हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई कर गर्मी और सर्दी का समय तय किया है। हाईकोर्ट के आदेश में सर्दी में फड़ लगाने का समय शाम 4 बजे से 6 बजे तक निर्धारित किया गया, तो गर्मी में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक यहाँ सामान बेचने की अनुमति है, जबकि दुकान को 4 बाई 6 फीट में जगह दी गई है। लेकिन हालात ये है कि नैनीताल के बाहर से आकर भी कई लोग यहाँ दुकानें लगा रहे हैं। 4 से 6 ये लोग कह रहे कि हमें समय कम है, तो सामान ये ला के रखे हुए हैं, कह रहे हैं अभी लगाएंगे नहीं, हम 4 बजे से लगाएंगे। इनको चेतावनी भी दे देगी, अब ये भी लगाएंगे नहीं, 4 बजे के बाद ही लगाएंगे। लेकिन सुबह से लगे हुए हैं, सुबह से तो जो लगे थे उनको हमने चेतावनी दे दी कि और न लगाए भविष्य में, और हटा भी दिया उनको। पहाड़ की खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहे इस हिमालय को जितना भी निहारो कम ही लगता है। सर्द आबो हवा में हिमालय की लंबी पर्वत श्रृंखला के दीदार करने बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। पर्यटक इन यादगार लम्हों को अपने मोबाइल कैमरे में भी कैद कर रहे हैं। नैनीताल से पंचाचुली, नंदा देवी, त्रिशूल और नंदाकोट की पहाड़ियों के साफ और खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते हैं। लेकिन हमें उम्मीद थी शायद स्नोफॉल मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन हिमालय की चोटियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं यहाँ से, और मतलब वेदर जो है बहुत प्लेजेंट है, अच्छा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था, सोच से बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है सब कुछ। बहुत अच्छी प्लेस है यहाँ, देखने लायक है और बहुत अच्छी जगह है, बस ठंड थोड़ी काफ़ी है बिहार के अकॉर्डिंग। दरअसल दिसंबर से फरवरी तक हिमालय के ऐसे ही दर्शन पहाड़ों में होते हैं, जिसको देखने भारी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं। हालांकि कोरोना के बाद यहाँ आवाजाही कम होने से कारोबार को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन अब इन स्थानों पर एक बार फिर रौनक बढ़ने लगी है। ये कोरोना काल होने की वजह से काफी प्रॉब्लम्स आई थी, अब हल्का हल्का मतलब ये काम उठ रहा है, दिख रहा है हमको। मतलब यहाँ पर्यटक दिख रहे हैं, हिमालय व्यू वगैरह भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर से, तो मेरे को लग रहा है कि हल्के हल्के काम उठेगा, हल्के हल्के मतलब लोग बाग मतलब अपना जीवन व्यापन अच्छे ढंग से कर सकेंगे। पहाड़ हमेशा से लोगों को सुकून देने वाली जगह रही है। एक तो यहाँ की खुशनुमा आबो हवा और दूसरी यहाँ की बेमिसाल खूबसूरती किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। और जब हिमालय के अद्भुत नज़ारे देखने को मिले तो भला कोई कैसे न यहाँ आए। करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर होने वाला यारसा गंबू कई मायनों में कारगर है।
दवाइयों से लेकर इसका इस्तेमाल ऊर्जा वर्धक के रूप में होता है। दुनिया में इसकी पैदावार देखें तो अकेले चीन में 95% यारसा गंबू पैदा होता है, जबकि भारत में 2%, नेपाल में 1.5% यारसा गंबू पैदा होता है। यारसा गंबू के इस्तेमाल की बात करें तो सबसे अधिक इसका उपयोग चीन करता है, जबकि जिस ताइवान में इसकी पैदावार बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ इस पर शोध और इसका उपयोग जमकर हो रहा है। अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो शोध कार्य हुए हैं वो चीन ने किए हैं, और कोरिया, चीन, कोरिया, इनके यहाँ पे ज्यादा काम हुए हैं। भारतवर्ष में इस पे अभी शोध के मामले पे बहुत कम काम हुआ है। जीबी पंत संस्थान की स्टडी में ये पाया गया है कि बायोकेमिकल के लिए चीन 61%, ताइवान 17%, हांगकांग 5% और भारत में सिर्फ 2% ही इस्तेमाल हो रहा है। यारसा गंबू से बायोमेडिसिन बनाने में भी चीन का ही दबदबा कायम है, जबकि दूसरे नंबर पर ताइवान और तीसरे पायदान पर जापान है। वहीं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र में भी चीन पहले पायदान पर है। मतलब भारतीय जो संस्थान है, जो रिसर्च से जुड़े हुए संस्थान है, वो इस पे शोध कर सकते हैं, पर इसके लिए एक बात जरूरी है कि शोध के लिए उतनी पर्याप्त मात्रा में जो फंडिंग है वो उपलब्ध होनी चाहिए। एमपी की राजधानी भोपाल में इन दिनों स्पोर्ट्स वियर नहीं बल्कि धोती कुर्ते में ही क्रिकेट खेला जा रहा है। साथ ही मैच के दौरान कमेंट्री हिंदी अंग्रेजी नहीं बल्कि संस्कृत भाषा में की जा रही है। अद्भुतम अद्भुतम अद्भुतम। रविवार को भोपाल में एक खास क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया और इस क्रिकेट मैच में पेशेवर खिलाड़ी नहीं बल्कि पंडितों ने बैट बॉल पर हाथ आजमाया। शीघ्र अति शीघ्र बाउंड्री अतिच प्रेषित। खिलाड़ियों के माथे पर त्रिपुंड और टीका, गले में रुद्राक्ष की माला देखकर एक बार तो लगेगा कि पंडित किसी यज्ञ, हवन या पूजा के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन ये तैयारी थी क्रिकेट मैच की। क्रिकेट की कमेंट्री भी हिंदी या अंग्रेजी में नहीं बल्कि संस्कृत में हुई। मैच के दौरान खिलाड़ियों का उत्साह भी देखते बना। खिलाड़ी आपस में संस्कृत में बातें करते नजर आए। होकर ऑटो पे सवार, जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब।